गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में और स्वागत है आपका लिपिड्स की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक या ये कहें कि नया बायोमोलिक्यूल है लिपिड्स, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लिपिड्स क्या होते हैं। तो वे जैव अणु जो अध्रुवीय हो एवं रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल हो या वसीय अम्ल हो या ट्राइग्लिसराइड हो। ट्राइग्लिसराइड हो क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। दोस्तों, वे अध्रुवीय प्रकार के जैव अणु जो रासायनिक रूप से क्या हो, ग्लिसरॉल हो, वसीय अम्ल हो या फिर ट्राइग्लिसराइड हो, क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। देखो, सभी प्रकार के जैव अणु क्या थे? जल में विलय थे, लेकिन ये एक ऐसा जैव अणु है जो क्या होता है? नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर। और ये क्या होता है? जल में अविलय होता है। और रासायनिक दृष्टि से देखें तो ये क्या होते हैं? ग्लिसरॉल होंगे या वसीय अम्ल होगा या फिर ट्राइग्लिसराइड होंगे। तो ये क्या चीज है वो हम देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल सबसे पहले देखेंगे। ग्लिसरॉल एक प्रकार का लिपिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2OH CHOH CH2OH। इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रकार का एल्कोहल होता है और एक प्रकार का लिपिड है। अब हम दूसरा बिंदु देखेंगे, वसीय अम्ल। ये क्या है? वसीय अम्ल तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है RCOOH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ही क्या है? वसीय अम्ल है। लेकिन यहाँ पर R बराबर क्या होगा? यहाँ R बराबर क्या होगा? लंबी कार्बन श्रृंखला होगा, लंबी कार्बन चेन। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा पामीटिक एसिड, पामीटिक अम्ल। ये क्या होता है? 16 कार्बन का वसीय अम्ल है। ये आगे देखेंगे दोस्तों किस टाइप का है ये। तो 16 कार्बन का वसीय अम्ल है, वो क्या हो जाएगा? पामीटिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 14 COOH। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि वसीय अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH, जहां R बराबर क्या है? लंबी कार्बन चेन। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो COOH के अलावा ये एक समूह उपस्थित है जो क्या है? R समूह है। तो यही क्या है? वसीय अम्ल हो जाएंगे। अब हम तीसरे प्रकार का यौगिक या लिपिड देखेंगे, वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड है।
वो क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों के एस्टर होते हैं। अर्थात इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो किसका निर्माण होगा, ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होगा। तो कैसे होता है वो देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल के एस्टर। तो हमने अब देखो ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर है तो इसका फॉर्मेशन भी इन्हीं से होगा। तो मान ले हम यहाँ पर लिख देते हैं वसीय, ये ग्लिसरॉल बना लेते हैं, ये ग्लिसरॉल हो गया दोस्तों। और क्या होता है, वसीय अम्ल। अब इसमें क्या है, वसीय अम्ल तीन प्रकार के लेंगे हम। पहला मान लेते हैं R1COOH, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। और दूसरा हो जाएगा R2COOH, तीसरा हो जाएगा R3COOH। अब इन दोनों की क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, इधर से OH और इधर से H जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत देखे हैं, प्रोटीन में भी देखा है, कार्बोहाइड्रेट में भी देखा है और यहाँ भी देख रहे हैं। तो तीन जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। और कौन सा नया यौगिक मिला हमें, CH2 CH CH2। यहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया और ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में ऊपर आ गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और यहाँ भी ऐसा ही बना। इसको इधर लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। और इसी को हमने क्या बोला था, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर बोला था। तो ये हो गया ग्लिसरॉल, ये हो गए वसीय अम्ल, और यहाँ किसका निर्माण हो रहा है, एस्टर बंध बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से देखें तो एस्टर क्या होते हैं, एस्टर होते हैं C डबल बॉन्ड OR समूह को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड OR समूह, इधर ये R समूह ही मान के चलेंगे हम, या इसको देख लो तो C डबल बॉन्ड OR समूह क्या है, एस्टर हो जाएगा। तो और इनके बीच में कौन सा बंध होगा, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। तो निर्जलीकरण के द्वारा कौन सा बंध बनेगा, तो इसमें कौन सा बंध बनता है, एस्टर बंध। तो ट्राइग्लिसराइड निर्माण में एस्टर बंध बनता है। देखो लिपिड्स हम पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर है। हमने प्रोटीन के बारे में देखा, वो बहुलक का निर्माण कर रहे थे और कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, बहुलक बना रहे थे। लेकिन लिपिड एक प्रकार का या वह जैव अणु है जो क्या होता है, बहुलक का निर्माण नहीं करता। तो इसे हम एक नोट के रूप में देख लेते हैं कि लिपिड्स बहुलक का निर्माण नहीं करते। लिपिड्स वे जैव अणु है
जो बहुलक का निर्माण नहीं करते। अब हम लिपिड्स का वर्गीकरण देखेंगे। तो हमारा अगला बिंदु होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का वर्गीकरण। तो 3 कैटेगरी है इसकी। फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल लिपिड्स, जिसे हम सरल वसा बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है कॉन्जुगेट लिपिड, जिसे हम संयुक्त वसा बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी हो जाएगी दोस्तों डेराइव्ड लिपिड, DERIVED, डेराइव्ड लिपिड। इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति वसा। इनके एग्जाम्पल्स है वो यहीं देख लेते हैं दोस्तों। सरल वसा में आएंगे ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और चर्बी, जिसे घी बोल सकते हैं, वह तेल। ग्लिसरॉल हमने देख लिया। वसीय अम्ल हम अभी स्ट्रक्चर देख चुके हैं इसकी। और चर्बी व तेल जो लास्ट में हमने देखा था ट्राइग्लिसराइड, वो चर्बी व तेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चर्बी व तेल किसका एग्जाम्पल है? ट्राइग्लिसराइड का। और इसमें क्या आएगा? संयुक्त वसा में एग्जाम्पल हो जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स, एवं ग्लाइकोलिपिड्स। ये 2 एग्जाम्पल इसमें हैं। और इसमें आता है एस्टेरोल्स, ये भी देखेंगे दोस्तों। इसके और एग्जाम्पल देखें तो एस्ट्रोल क्या होते हैं? वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्टेरोल का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये एस्टेरोल्स क्या होते हैं? डेराइव्ड प्रकार के लिपिड्स होते हैं। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, और यहीं पर हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लिसरॉल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमने पहले देख लिया। वसीय अम्ल के बारे में देखेंगे अब। तो वसीय अम्ल क्या है वो हमने देख भी लिया था कि इसका सिंपल फॉर्मूला है RCOOH होता है। वसीय अम्ल इनका सूत्र क्या है? RCOOH, और R क्या है? लंबी कार्बन चेन होती है। इसमें क्या है, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो? 4 से लेकर 36 हो, 4 to 36, जिसमें कार्बन की संख्या 4 से 36 हो। वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं। अब वसीय अम्ल की हम 2 प्रकार से देखेंगे। क्या इसको
दो भागों में वर्गीकृत करके देखेंगे दोस्तों। तो वसीय अम्ल के दो प्रकार हो जाएंगे। पहला प्रकार है संतृप्त वसीय अम्ल, जिसे बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा है असंतृप्त वसीय अम्ल। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में संतृप्त का मतलब तो पता ही है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो संतृप्त होंगे, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, वसीय अम्ल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, वो क्या होंगे, संतृप्त प्रकार के वसीय अम्ल होंगे। और असंतृप्त क्या हो जाएंगे, वसीय अम्ल जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध हो। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब संतृप्त वसीय अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा जो हमने देखा था, पामीटिक एसिड। पामीटिक अम्ल ये क्या है, 16 कार्बन वाला वसीय अम्ल है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2 14COOH। ये याद रखना है एग्जाम्पल कि संतृप्त वसीय अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, पामीटिक अम्ल। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल इसका ये क्या है, ये 18 कार्बन का वसीय अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 16COOH। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, जितने कार्बन है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो 14 कार्बन तो यहाँ हो गए, और ये 15वां और ये 16वां, तो 16 कार्बन हो गए। ये 16, 17 और 18, तो ये 18 कार्बन वाला हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल है संतृप्त वसीय अम्ल के। असंतृप्त वसीय अम्ल की के जो एग्जाम्पल है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मूफा। मूफा और पूफा, ये अपने रिलेशन वाला पूफा नहीं, ये दूसरा वाला पूफा है। तो ये तो है मूफा और ये क्या है, पूफा। इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, ये होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, मूफा। और ये क्या होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मूफा क्या हो जाएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा क्या हो जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब हम मूफा और पूफा के बारे में देखेंगे। जब भी मैं इसको मिटाने के लिए उधर जाता हूँ बैकग्राउंड में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे वीडियो तो चल ही रहा है। तो हमने अनसैचुरेटेड के दो एग्जाम्पल देखे, मूफा और पूफा। ये है मूफा और इधर हम लिख देते हैं पूफा। इसकी फुल फॉर्म हमने लिख दी थी, वो जरूरत नहीं है अभी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, जिनमें
एक, मोनो का मतलब होता है एक ही द्विबंध या त्रिबंध हो, क्या होंगे? मुफा होंगे। और जिनमें दो या दो से अधिक त्रिबंध हो, त्रिबंध नहीं, दो या दो से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। त्रिबंध हो तो मुफा में तो क्या होगा? एक ही डबल बॉन्ड होगा या फिर एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और पुफा में क्या आएगा? दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कहने का मतलब जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे या वो दो या दो से अधिक होंगे। तो मुफा का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों ओलिक अम्ल। ये तीसरे प्रकार का वसीय अम्ल हम देख रहे हैं। पहला देख लिया पामिटिक, दूसरा स्टीयरिक हो गया, और ये है ओलिक अम्ल। ये भी क्या है? 18 कार्बन वाला है, जिसमें क्या होता है? एक द्विबंध होता है। स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, पामिटिक एसिड की स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, इसलिए बता दिया था एक द्विबंध होगा इसमें, है ना। और पूफा के एग्जाम्पल हो जाएंगे, 3 एग्जाम्पल देखेंगे इसमें हम। पहला है लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल ये क्या होता है? ये भी 18 कार्बन वाला होता है, जिसमें दो द्विबंध होंगे, दो द्विबंध होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लिनोलेनिक अम्ल। पहला था लिनोलिक अम्ल, दूसरा है लिनोलेनिक अम्ल। ये भी क्या है? 18 कार्बन वाला वसीय अम्ल है, जिसमें 3 द्विबंध होंगे। कितने डबल बॉन्ड होंगे इसकी स्ट्रक्चर में? 3 डबल बॉन्ड होंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल होगा इसका एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक अम्ल, और ये कितने कार्बन वाला है? ये 20 कार्बन वाला होता है दोस्तों, और इसमें 4 द्विबंध होंगे। तो मूफा का एग्जाम्पल है ओलिक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन है? 18 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। पूफा में लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और एरेकिडोनिक अम्ल है, जिसमें क्रमशः दो बंद, दो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड होंगे। अब हमने क्या देखा? वसीय अम्ल देखा और उसके दो प्रकार देखे, संतृप्त और असंतृप्त। तो अगर हमें बोला जाए कि संतृप्त और असंतृप्त में से हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर कौन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। ये क्या है? केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। जब हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो उसी के आधार पर हम संतृप्त और असंतृप्त को अच्छा बुरा बोल सकते हैं। देखिए, जो नोट के रूप में ही लिख देता हूं मैं, संतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में असंतृप्त वसीय अम्ल के पाचन में कम ऊर्जा खर्च होगी।
अतः असंतृप्त वसीय अम्ल संतृप्त की तुलना में बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? बेहतर होगा। और इसी को दूसरे तरीके से देख लेंगे कि संतृप्त का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और असंतृप्त का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है उसको डिसोल्व करने का या फिर उसको तोड़ने का जो के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है वो कम किसके लिए होगा? असंतृप्त के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ असंतृप्त वसीय अम्ल असंतृप्त वसीय अम्ल क्या हो जाएगा? लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ संतृप्त वसीय अम्ल। अब हमारा अगला टॉपिक होगा अनिवार्य वसीय अम्ल। हमने एमिनो अम्ल या प्रोटीन वाले भाग में देखा था अनिवार्य एमिनो अम्ल। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य वसीय अम्ल। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स। अनिवार्य वसीय अम्ल। वे वसीय अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता एवं इनको अनिवार्य रूप से भोजन के रूप में लिया जाता है। क्या कहलाएंगे? अनिवार्य वसीय अम्ल कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके दोस्तों, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। लिनोलिक अम्ल जो कि क्या था? पूफा का एक प्रकार है। सारे पूफा वाले हैं वो क्या है? अनिवार्य वसीय अम्ल है। लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एवं एरेकिडोनिक अम्ल। तो ये था वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल के बारे में हमने देखा। अब हमारा अगला बिंदु होगा फैट्स एवं ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स, चर्बी और तेल। जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको बोलते हैं चर्बी। उसी को हम घी भी बोल सकते हैं। तो हमारा सिंपल वसा में अगला बिंदु है वसा व तेल। इसको हिंदी में लिखे तो इतना ये नहीं होता, क्योंकि लिपिड्स का मतलब भी वसा ही होता है और फैट्स का मतलब भी वसा ही होता है। तो ये हम कंफ्यूज होने वाला बिंदु है हमारे लिए। तो वसा को हम बोलेंगे फैट्स और तेल को बोलते हैं ऑयल्स।
ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इनमें वसा क्या होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल युक्त ट्राइग्लिसराइड। और तेल क्या होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल युक्त ट्राइग्लिसराइड्स। हमने पहले ही देख लिया कि संतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बेहतर होता है। तो अगर हम वसा और तेल में से चयन करें तो कौन सा बेहतर होगा, तेल बेहतर होगा। तो ऑयल्स है वो क्या होंगे, बेहतर होंगे हमारी बॉडी के लिए। और वसा क्या होते हैं, ये क्या है, थोड़े डिजोल्व होने में टाइम लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती है और वेन्स होती है, जो शिरा और धमनियां होती है, उसमें क्या है, जमाव हो जाता है वसा का। और फिर क्या है, हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसी के साथ हमने जो पहले देखा था मूफा और कूफा, जो कि क्या है, वसीय अम्ल है असंतृप्त प्रकार के। तो हमने देखा था कि मूफा की तुलना में क्या बेहतर होता है, पूफा। तो जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी तेल है, वो हम खाने के काम में लेते हैं, हमारे जो भोजन बनाने में काम में लेते हैं। तो उनके जो पैकिंग होती है उस पर लिखा होगा पूफा। तो पूफा क्या है, खाने के लिए काम में आने वाला एक प्रकार का वसा है या लिपिड है। ठीक है दोस्तों, अब हम लिपिड्स की दूसरी कैटेगरी देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त वसा। संयुक्त वसा प्रोटीन वाले भाग में हमने, या फिर एंजाइम वाले भाग में हमने होलो एंजाइम देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर संयुक्त वसा होगी, वो संयुक्त वसा। इसकी डेफिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड। तो वे लिपिड्स जिनमें लिपिड भाग व गैर लिपिड भाग पाया जाता है, क्या कहलाएंगे, संयुक्त वसा कहलाएंगे। तो संयुक्त वसा को सीधे सीधे क्या लिखेंगे, लिपिड पार्ट प्लस नॉन लिपिड पार्ट बोल देंगे। तो इनमें क्या होगा, एक तो वसा वाला भाग होगा और एक वसा से रहित कोई दूसरा भाग होगा। वो कोई नाइट्रोजन यौगिक हो सकता है, फॉस्फेट समूह हो सकता है, या फिर शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉन लिपिड पार्ट में। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये क्या है, एक प्रकार की संयुक्त वसा है, जो किस किस से मिलके बनी है यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों। ग्लिसरॉल प्लस दो वसीय अम्ल, दो क्या होंगे, वसीय अम्ल होंगे, प्लस इसके नाम से पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड, मतलब इसमें फॉस्फेट समूह भी होगा। तो ये तो क्या हो गए, लिपिड हो गए, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। अब क्या है,
नॉन लिपिड पार्ट देखेंगे तो एक तो है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट प्लस एक और चीज होगी इसमें नाइट्रोजन यौगिक। तो फॉस्फोलिपिड का निर्माण इनसे मिलकर हो रहा है। ये क्या है? ग्लिसरॉल, दो वसीय अम्ल, फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिक। अब हम जो इसकी दूसरी एक अलग प्रकार से स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा हमने ट्राइग्लिसराइड में देखा था। तो ये तो क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ये तो क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ये हो गया ग्लिसरॉल। अब इससे क्या जुड़ रहे थे? तीन प्रकार के वसीय अम्ल जुड़ रहे थे। यहाँ अपने पास कितने हैं? दो। तो दो वसीय अम्ल जोड़ देंगे तो ये हो गया वसीय अम्ल फर्स्ट वाला, और ये हो गया वसीय अम्ल सेकंड वाला। और एक जगह बच गई यहाँ पर, तो उस जगह पे क्या आ जाएगा? फॉस्फेट आ जाएगा। और इस फॉस्फेट से क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन यौगिक जुड़ेगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? फॉस्फोलिपिड का निर्माण हो जाएगा। अब फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है लेसिथीन। क्या होता है? लेसिथीन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में कई बार पूछा गया है कि लेसिथीन क्या होता है। ये एक प्रकार का लिपिड है जो क्या है, किस कैटेगरी में आता है? फॉस्फोलिपिड्स वाली कैटेगरी में आता है। और हमारी बॉडी में ये दो जगह होता है। एक तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उसमें फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं होती है उसमें सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है, अर्थात उनको फैलाने का काम करता है, ताकि जो बेबी है वो आसानी से ब्रीथ कर सके, अर्थात श्वास ले सके। और दूसरी जगह होता है हमारी बॉडी में बाइल जूस में, जो यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है, उसके एक घटक के रूप में होता है लेसिथीन। इसका दूसरा नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? फास्फेटिडाइल कोलिन। ये क्या होता है? यह है न्यूबॉर्न बेबीज में सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है। सर्फेक्टेंट मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, हम श्वसन वाले पार्ट में भी देख लेंगे। सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है। और क्या होता है? पित्त रस का घटक होता है। दोस्तों, लेसिथीन क्या देखा हमने? फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और इसका काम क्या है? एक तो सर्फेक्टेंट के रूप में, और एक पित्तरस का घटक है। और इसमें एक बात और होगी, ये जो नाइट्रोजन यौगिक है वो कोलिन में क्या होगा? कोलिन में नाइट्रोजन यौगिक नहीं, सॉरी दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिक जो फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है वो लेसिथीन में कौन सा होता है? कोलिन नामक नाइट्रोजन यौगिक होता है। तो इसमें नाइट्रोजन यौगिक क्या हो जाएगा? कोलिन हो जाएगा, कोलिन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन, जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन हट गए और क्या लग गए? CH3 समूह लग गए। तो ये क्या है? कोलिन है। इसलिए इस लेसिथीन का क्या नाम हो जाता है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब हम क्या देखेंगे? ग्लाइकोलिपिड, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है संयुक्त वसा का। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी देखिएगा। वैसे तो एनसीईआरटी का पूरा पार्ट हम यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस होता है नीट का, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। और इसमें जो एक्स्ट्रा आता है नीट में वो हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु होगा ग्लाइकोलिपिड। ये क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ग्लाइको मतलब होता है शर्करा, और एक क्या है? लिपिड्स। तो इसमें क्या होगा? एक तो शर्करा होगी और दूसरा पार्ट क्या होगा? लिपिड्स वाला पार्ट होगा। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा? एक तो शुगर होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? शर्करा। तो शुगर वाला भाग होगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? लिपिड भाग होगा। और शुगर मेनली क्या होती है? गैलेक्टोज होती है। कौन सी शुगर होती है? गैलेक्टोज शुगर होती है। और इसका एग्जाम्पल होगा स्पिंगोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स, तो वहां पर लेसिथिन किसका एग्जाम्पल था? फोस्फोलिपिड का। उसी तरीके से यहाँ पर स्पिंगोलिपिड किसका एग्जाम्पल है? ग्लाइकोलिपिड का। तो ये किस किस से मिलके बना है? ये मिलके बना है स्पिंगोसिन प्लस वसीय अम्ल प्लस शर्करा, इन तीन चीजों से मिलकर बना है दोस्तों। एक्चुअली हमने वहां पिछले वाले भाग में देखा था कि ग्लिसरॉल था, यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह क्या आ गया? स्पिंगोसिन आ गया। तो स्पिंगोसिन से कौन रिएक्ट करेगा? वसीय अम्ल। और इससे कौन जुड़ेगा? शर्करा। तो ये किस तरीके से होता है देख लेते हैं। स्पिंगोसिन, ये क्या हो गया? स्पिंगोसिन हो गया। इससे क्या जुड़ रहा है? वसीय अम्ल जुड़ रहा है। और इसी से कौन जुड़ जाएगा? शर्करा जुड़ जाएगी। और शर्करा कौन सी है? गैलेक्टोज शर्करा है। तो ये क्या हो गया? स्पिंगोलिपिड हो गया। हमने देखा था कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बीच में एस्टर बंध उपस्थित होता है। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल तो है नहीं, तो यहाँ पर भी एस्टर बंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर एस्टर बंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एस्टर बंध नहीं होगा तो कौन सा बंध होगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एस्टर बंध की बजाय कौन सा बंध बनता है? एमाइड बंध बनता है। याद रखना है दोस्तों, अमाइड बंध बनता है। तो ये बात हो गई हमारी स्पिंगोलिपिड्स की। अब हमने देखा था फॉस्फोलिपिड में कि वो हमारी बॉडी में एज ए सर्फेक्टेंट और एज ए बाइल जूस कंपोनेंट उपस्थित था। तो स्पिंगोलिपिड हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो हम यहाँ देख लेंगे, यह कहाँ पाया जाता है? यह माइलिन आच्छादित, माइलिन शीथ, ये नर्वस सिस्टम में होती है। नर्व सेल पर एक्सोन वाले पार्ट पर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं माइलिन आच्छादित। तो माइलिन आच्छादित में
पाया जाता है? कौन? स्फिंगोलिपिड। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन टीएमटी में। एज इट इज एज ए लाइन में लिखा रहा हूं आपको। अब हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया और ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ लिया। अब हमारा पार्ट बाकी रह गया डेराइव्ड प्रकार के लिपिड वाला, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, जो भी फ्रेंड है आपका और 10th में है, 12th में है या 11th में है या नीट की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।